Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss DSSB PGT Physics Female June 2021 question paper. And here I am here 20 questions are covered in this video. एंड इसके पहले भी बहुत से पार्ट्स आ चुके हैं DSSB PGT फिजिक्स जो ये फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था जून 2021 में। इसके पहले भी बहुत से पार्ट्स आ चुके हैं। यू कैन सी द प्लेलिस्ट एंड वॉच देयर। एंड ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है द एक्सप्रेशन फॉर 0 पॉइंट एनर्जी विच इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बीएससी के सिलेबस में से ये है, वहाँ पे हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन इसने ये 0 पॉइंट एनर्जी पूछी है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि पार्टिकल इन अ बॉक्स की है और या हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लर्न किए थे कि पार्टिकल इन अ बॉक्स की जो होती है वो इतनी होती है h²/8ma², और हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूछे तो h⁻ होती है। ठीक है, इसको मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या एक्सप्रेशन थी हमारे पास, ΔX ΔP इज ग्रेटर देन इक्वल टू h⁻², यानी कि देर इज अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड मोमेंटम। वी कांट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम अलोन सेपरेटली। सो इसमें जो अनसर्टेनिटी आती है वो कितनी आती है, ग्रेटर देन h⁻²। अब अगर हम पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात करें, ये बॉक्स है, उसका बॉक्स का साइज ये 0 से a है, तो a इसकी लेंथ है बॉक्स की। तो जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना डिस्टेंस मूव कर पाएगा, a डिस्टेंस मूव कर पाएगा। ठीक है, ΔP यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, h⁻² ΔX। नाउ P को हमने मिनिमम करना है, हमने एनर्जी मिनिमम निकालनी है। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी का मीनिंग है मिनिमम एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी के लिए हमें मोमेंटम मिनिमम करना पड़ेगा, और मोमेंटम मिनिमम कब होगा, जब ΔX क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ΔX की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जितना इसका बॉक्स का साइज है यानी कि A। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ΔP मिनिमम हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h⁻² ΔX की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, A। तो अगर हमारे पास एक बार ΔP आ गया तो हम मिनिमम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैसे आएगी, ΔP मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो ये क्या हो जाएगी, h⁻² / 4a² × 2m। सो इट वुड बी h⁻² / 4 × 2 8ma²। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला आ गया। सो ये किसका है, पार्टिकल इन अ बॉक्स का है। तो इस टाइप से हम 0 पॉइंट एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, h⁻² / 8ma²। ये इसका एक्सप्रेशन निकल के आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है, टू ट्रांसमिट म्यूजिक एन अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड। यहाँ पूछा है कि म्यूजिक को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी। तो म्यूजिक को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होती है, 20 kHz रिक्वायर्ड होती है। ये लर्न करना है आप लोगों को। कुछ इसके साथ अगर म्यूजिक के अलावा स्पीच सिग्नल की बैंडविड्थ पूछ लेता है, वीडियो सिग्नल्स की, तो मैं कुछ और लिखवा देती हूँ यहाँ पे। तो स्पीच सिग्नल की अगर पूछें, स्पीच सिग्नल की, तो स्पीच सिग्नल की बैंडविड्थ होती है 2800 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक की उसने पूछी है। म्यूजिक के प्लेस में अगर वो स्पीच सिग्नल की पूछता है तो कितनी होती है, 2800 हर्ट्ज। म्यूजिक की मैंने बता दी कितनी होती है, 20 kHz होती है। अगर वीडियो सिग्नल्स की पूछता है, वीडियो सिग्नल्स की, तो वीडियो सिग्नल्स की हमारे पास होती है 4.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 4.2 मेगाहर्ट्ज। और अगर वीडियो सिग्नल्स इसके अलावा टीवी सिग्नल्स की पूछता है, यही 2-4 पूछेगा वो। ठीक है, एक टीवी सिग्नल्स की पूछ सकता है। टीवी सिग्नल में क्या होगा, वीडियो भी आएंगे ऑडियो भी आएंगे, तो उसकी होती है सबसे ज़्यादा 6 मेगाहर्ट्ज। इतनी बैंडविड्थ टीवी सिग्नल के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है। अगर स्पीच सिग्नल की बात करें तो बैंडविड्थ होती है 2800 हर्ट्ज।
अगर वीडियो सिग्नल की बात करें तो 4.2 मेगाहर्ट्ज़, टीवी सिग्नल की बात करें तो 6 मेगाहर्ट्ज़ और म्यूजिक के लिए 20 किलोहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर अपलिंक? फ्रीक्वेंसी बैंड या बैंडविड्थ सेम चीज़ है। फॉर अपलिंक इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड की रेंज पूछी है, सो ये भी कितनी होती है 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज़। ये कुछ चीज़ें लर्न करने वाली है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इफ़ एन एंटीना रेडिएट्स EM वेव फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव, उसने पूछा है। तो अगर रेंज ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हम निकालते हैं, देखो रेंज ऑफ ट्रांसमिशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, ये +2 क्लास में हमने किया था, 2RH, D इज इक्वल टू 2RH, जहाँ पे ये जो D है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव, और ये किसके इक्वल होता है 2 इंटू जो रेडियस दिया हुआ है यानी कि 6.4 इंटू 10⁶ इंटू हाइट हमें क्या दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये 10 हटा के इसको 64 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ से भी 0 कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने सिंपल 64 का ले लिया, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, 10⁶ का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10⁻³ आएगी, और साथ में रह गया √2। तो इस टाइप से सॉल्व कर लिया तो क्या आया 16 इंटू 10⁻³ इंटू 1.414। इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास आ रहा है 22.62 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 22.63 किलोमीटर। ठीक है, 10⁻³ मीटर था तो इसको चेंज करके किस में लिख दिया, किलोमीटर में। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 22.63 किलोमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, D इज इक्वल टू √2RH, वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो सब्सटीट्यूट करके हमने सिंपली यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, L is 2 into 10⁻10 L की थीटा is a characteristics galaxy luminosity, then luminosities of a giant elliptical is। तो ये हमसे कुछ पूछा हुआ है। देखो गैलेक्सी के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैलेक्सी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। सो गैलेक्सी देखो क्या होता है, गैलेक्सी आप किसको कहोगे, ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट एंड गैसेस, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, गैलेक्सी में क्या क्या होता है, स्टार्स भी होंगे, प्लैनेट्स भी होंगे, डस्ट भी होगी, गैसेस भी होगी, सब चीज़ों को मिला के जो बन रही है वो गैलेक्सी है। और हमारे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी नहीं है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है, गैलेक्सीज से मिलके बना हुआ है। जो हमारा एक सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और जो हमारी गैलेक्सी है वो सारी गैलेक्सीज में से उसका बहुत छोटी सी एक गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी का भी बहुत छोटा सा पार्ट हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। तो ये जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज को सबसे पहले कैटेगराइज किया था कि कितने टाइप की गैलेक्सीज होती हैं, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैलेक्सी को सबसे पहले कैटेगराइज किया कि कितने टाइप की गैलेक्सीज होती हैं, और इन्होंने ये बताया कि कितने टाइप की गैलेक्सीज होती हैं। एक होती है स्पाइरल गैलेक्सीज, एक होती है बैरेट स्पाइरल गैलेक्सीज, एक इन्होंने बताया होती हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज, और एक इन्होंने बताया क्या होती है इर्रेगुलर
गैलेक्सीज। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की गैलेक्सीज हमारे पास होती हैं। सबसे पहले जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज में क्या होता है, ये जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं ये रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं वो रोटेट कर सकती हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एस ए, एस बी, एस सी। ठीक है, ये गैलेक्सीज रोटेट कर सकती हैं, उसके अलावा एलिप्टिकल ये सब रोटेट नहीं कर सकती। सेकंड, जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं इसमें क्या क्या होता है, स्टार्स होते हैं। ठीक है, और गैस एंड डस्ट भी होती है। ठीक है, गैस और डस्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलके न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। तो स्पाइरल गैलेक्सी में गैस और डस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पाइरल गैलेक्सीज में न्यू स्टार्स बनते रहते हैं टाइम के साथ साथ। और जो न्यू स्टार्स बनते हैं, जो यंग स्टार्स होते हैं, दैट आर मोर ब्राइटर देन द ओल्ड स्टार्स, वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसीलिए जो स्पाइरल गैलेक्सी है ये सबसे ज़्यादा ब्राइटर दिखती है रादर देन अदर 3 गैलेक्सीज। ठीक है, तो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं। और 20% जो गैलेक्सीज हैं वो लगभग कौन सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो खुद की, जो हमारी ऑन गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी कैसी है, स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि स्पाइरल गैलेक्सीज ब्राइटर क्यों होती है, क्योंकि उसमें डस्ट और गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है एंड यंग स्टार्स आर मोर ब्राइटर देन ओल्डर स्टार्स। सो जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं वो ब्राइट गैलेक्सीज होती हैं। रोटेट, स्पाइरल गैलेक्सीज में रोटेशन होती है। ठीक है, तो स्पाइरल गैलेक्सीज के अगर हम पॉइंट लिखे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, स्पाइरल गैलेक्सीज के लिए दे कैन रोटेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें डस्ट होती है और गैस होती है एंड इन दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, डस्ट प्लस गैस से न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। और जो न्यू स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं ज़्यादा देन ओल्डर वन। इसीलिए ये जो गैलेक्सीज हैं, जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो कैसी होती है, हमारे पास ब्राइट गैलेक्सी होती है। ठीक है, ब्राइट गैलेक्सी हमारे पास होती है, स्पाइरल गैलेक्सी। इसके अलावा हमारे पास एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है। एक मिनट, एक चीज़ और, जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है उसकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल, इस टाइप की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एलिप्टिकल गैलेक्सी। एक हमारे पास होती है एलिप्टिकल गैलेक्सी। तो एलिप्टिकल गैलेक्सी सबसे पहले तो एलिप्टिकल शेप्स में होती है, ऐसे इस टाइप की। और इसमें जो है एलिप्टिकल गैलेक्सी E0 से E7 नंबर हमने दिए हैं, इतने टाइप्स की होती है। जो E0 वाली गैलेक्सी है वो सर्कुलर होती है ऐसे। उसके बाद जैसे जैसे E1 आएगा तो थोड़ा एलिप्स होना शुरू होगा, फिर थोड़ा और होगा। जो E7 होगी वो बिल्कुल ही फ्लैट टाइप की गैलेक्सी होगी, वो बहुत एक्स्ट्रा फ्लैटेंड होगी, सर्कुलर शेप से धीरे धीरे फ्लैट में आ रहे हैं। ठीक है, तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं ये ओवल शेप में होती है, ऐसे इलिप्स की शेप में। और E0 से E7 तक इनके नंबर्स चलते होते हैं। जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं ये रोटेट नहीं करती है जैसे स्पाइरल गैलेक्सी रोटेट कर रही है। सेकंड, जो इसमें जो होते हैं, इसमें ओल्ड स्टार्स होते हैं, जैसे उसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है स्पाइरल गैलेक्सी में, तो एलिप्टिकल स्टार्स में क्या होता है, ओल्ड स्टार्स होते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टार्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे हमें। और क्योंकि इसमें ओल्ड स्टार्स होते हैं, न्यू स्टार्स बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये उतनी ब्राइट नहीं होती जैसे कि स्पाइरल गैलेक्सीज होते हैं, क्योंकि ओल्ड स्टार्स की ब्राइटनेस कम होती है। ठीक है, इसमें डस्ट और गैस भी लिटिल अमाउंट में पाई जाती है, तभी न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं होती। और लेकिन एलिप्टिकल गैलेक्सीज का एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ये लार्जेस्ट गैलेक्सी है। जो लार्जेस्ट गैलेक्सीज हैं हमारे
उनमें आती है एलिप्टिकल गैलेक्सीज। तो अगर लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है हमसे पूछा जाए तो कौन सी होगी, एलिप्टिकल गैलेक्सीज, ठीक है। और अगर ऐसी एक ओल्डेस्ट गैलेक्सीज पूछा जाए, सबसे ओल्ड गैलेक्सी कौन सी होगी, तो ये इसका नाम है GN-Z11, ठीक है। GN-Z11 हमारे पास ओल्डेस्ट गैलेक्सीज है और लार्जेस्ट गैलेक्सी हमारे पास कौन सी है, एलिप्टिकल गैलेक्सी हमारे पास लार्जेस्ट गैलेक्सी है। और इसके अलावा इर्रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। इर्रेगुलर जैसे नाम से ही पता है, जैसे इलिप्टिकल की ओवल शेप थी, स्पायरल की स्पायरल शेप थी, तो और एक बैट स्पायरल भी मैंने बोला था, बैरेट स्पायरल गैलेक्सी। तो जैसे स्पायरल गैलेक्सी इस टाइप की होगी तो बैट स्पायरल इस टाइप की होती है। स्पायरल होता है लेकिन उतना ज़्यादा स्पायरल नहीं होता, इस टाइप की। और इर्रेगुलर गैलेक्सीज कौन सी होती है, जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, किसी मर्जी शेप में हो सकती हैं। सेकंड, जो सबसे स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज हैं वो इर्रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सीज इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। एंड दे और ब्राइट, ये दे आर ब्राइट एज स्पायरल गैलेक्सीज, स्पायरल गैलेक्सीज की तरह ये ब्राइट होती है, ठीक है। एक और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो वो 10⁻13 के अराउंड इनकी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और क्वेश्चन में पूछी हुई है, इसकी इंटेंसिटी प्रोफाइल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। डिस्क शेप की होती है, जैसे ये स्पायरल गैलेक्सी बनेगी तो ये अंदर से खाली तो नहीं है ना, अंदर डस्ट भी है, स्टार्स भी हैं, तो एक डिस्क की शेप में हम इसे लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी प्रोफाइल होती है वो भी क्वेश्चन में भी आएगा, ID इज इक्वल टू ID नॉट e⁻⁻R/RD, ये एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी प्रोफाइल के लिए। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को लर्न करनी है, एक होता है, एक लेंटिक्यूलर गैलेक्सीज भी होती है, लेंटिक्यूलर गैलेक्सीज। लेंटिक्यूलर गैलेक्सीज क्या होती है, हमारी आई के लेंस के शेप में जो गैलेक्सी होती है वो लेंटिक्यूलर गैलेक्सी होती है, और उसी को हम नॉर्मल गैलेक्सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल गैलेक्सी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ करने वाले हैं हम। देखो, इफ L स्टार इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2 × 10⁻10 L की थीटा हमें गिवन है, ये क्या है, गैलेक्सी की ल्यूमिनोसिटी हमें गिवन है। तो उसने पूछा गेंट एलिप्टिकल की कितनी होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन है L विल बी ग्रेटर देन L स्टार। क्यों, क्योंकि L की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10⁻13 तक आती है, लेकिन L स्टार हमें 10⁻10 तक दिया हुआ है, तो 13 वाली ग्रेटर होगी, तो L शुड बी ग्रेटर देन L स्टार, ठीक है। तो गेंट एलिप्टिकल की जो होती है वो 10⁻13 तक अप्रॉक्सीमेटली आती है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी हम पहले कर लेते हैं। जैसे ये है, द सरफेस ब्राइटनेस ऑफ डिस्क एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ सेंटर एंड डिस्क स्केल लेंथ RD मेजर्ड अलोंग द मिड प्लेन ऑफ डिस्क इज गिवन बाय। तो ये मैंने एक बताया था, R इज इक्वल टू ID नॉट e⁻⁻R/RD, इसका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, इसका अभी आएगा, मैं करा दूंगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं इसकी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन गैलेक्सी की आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप की गैलेक्सीज होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का मास कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, डिवाइड कर देंगे इसको एवोगैड्रो नंबर से इंटू 10⁻23, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.99 इंटू -23, ये ग्राम में आता है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.99 इंटू 26 आ जाएगा, 10⁻³ और ऐड हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट गोल्ड हैज़ डैश आइसोटॉप। इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि जो गोल्ड का जो आइसोटॉप है उसमें क्या होता है, एक तो स्टेबल आइसोटॉप होता है गोल्ड का, और 36 जो होते हैं वो रेडियो आइसोटॉप होते हैं,
ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। तो इसमें इन्होंने ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, 36 दिया हुआ है, पर इन्होंने ऑप्शन 32 करेक्ट किया हुआ है। तो वैसे गोल्ड में क्या होता है, 36 रेडियो आइसोटॉप होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके जिनका हो सकता है, और एक स्टेबल आइसोटॉप गोल्ड का होता है। नेक्स्ट है विच सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। अब इसमें से कौन सी यूवी रीजन में लाई करती है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो एक हमारे पास देखो होती है लाइमन सीरीज, इसको हम ऐसी सीरीज में लर्न करते होते हैं, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। ये 5 टाइप की सीरीज होती हैं। जो लाइमन सबसे ऊपर है वो अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, बाल्मर देन विजिबल में लाई करती है, और बाकी की 3 किस में लाई करती है, इंफ्रारेड में। ठीक है, हमसे कौन सी पूछी है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी होती है, लाइमन सीरीज। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 1600 ईयर्स दी हुई है। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 8000 ईयर्स। तो 8000 ईयर का टोटल टाइम दिया हुआ है हमें डीके का। तो टाइम ऑफ डीके स्मॉल टी कितना दिया हुआ है हमें, 8000 ईयर्स दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछा है कि 8000 ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन रेडियम का रह जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकल जाएगी, 8000 बाय में 1600, तो कितना आएगा 5। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। और फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी, फ्रैक्शन रिमेंड कैसे निकाल सकते हैं इसको हम, n बाय एन नॉट, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n। n की वैल्यू हमें पता चल गई 1/5। तो कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी, 1/2 की पावर 5। 1/2 की पावर 5 कितना होता है, 1/32। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1, 1/32 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इज पॉसिबल बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड व्हेन। देखो ये होता है हमारे पास नीचे वाला बैंड जो होता है ये वैलेंस बैंड होता है, एक ऊपर होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, इसके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है, तो मेटल्स के केस में तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 होता है। कई बार वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप भी कर जाते हैं मेटल के केस में। तो बहुत कम हमारे पास एनर्जी गैप होता है मेटल्स के केस में। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन उसने पूछा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, इंसुलेटर की, क्योंकि इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है, इंसुलेटर की वो बात कर रहा है। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का एनर्जी गैप होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, और अगर 3 से कम है तो वो कौन सा होगा, सेमीकंडक्टर होगा। अगर बिल्कुल ही नहीं है या अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है तो वो मेटल्स के केस में होता है। और इंसुलेटर में जो ये गैप होता है सबसे ज़्यादा होता है, तभी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता और कंडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो एनर्जी गैप कितना होता है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड इफ थोरियम 230 डिकेज अंडरगोज अल्फा डिके। तो सबसे पहले तो देखो कैसे होता है, यूरेनियम 234 एक होता है हमारे पास 92, ये डिके करता है तो हमें क्या मिलता है, 230 थोरियम मिलता है, प्लस एक अल्फा डिके होता है, ये रिएक्शन हमारे पास आती है। फिर थोरियम फर्दर डिके होता है तो हमें क्या मिलता है, रेडियम मिलता है 226 88 प्लस 2 अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं 42। तो हमें थोरियम जब अल्फा डिके करेगा तो हमें क्या मिलेगा, रेडियम 226। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखो, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू द मीडियम इज नॉन एज। अब मीडियम से अगर कोई सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जो हो रही है यानी कि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अटेनुएशन। ये टर्म्स आप लोगों ने ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेशन, रिपीटर, अटेनुएशन सब +2 क्लास में जो कम्युनिकेशन यूनिट है
उसमें डिफाइन हम करते हैं वो है। रिपीटर्स किस लिए यूज़ होते हैं, जैसे हमने यहाँ से कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया, वो थोड़ी दूर तक जाके उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं जगह जगह पे रिपीटर्स लगा देते हैं। वो क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे और फर्दर उसको ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को। मॉड्यूलेशन होता है कि कैरियर वेव का सुपर इम्पोज होना सिंपल वाली वेव पे। ट्रांसड्यूसर जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल टाइप के सिग्नल में चेंज करें। तो जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल है वो हमें उसको क्या बोलते हैं, हम अटेन्युएशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस उसने बोला है इलेक्ट्रॉन का इतना है 4 इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस दिया हुआ है, यानी कि R0 की वैल्यू हमें ये गिवन है। रेडियस n फॉर ऑर्बिट का निकालना है, तो किसी का भी रेडियस निकालना हो, n मैंने लिख दिया, तो वो क्या होगा n² R0। ठीक है, 2 का निकालना है तो n की वैल्यू 2, 3 ऑर्बिट का निकालना है तो n की वैल्यू 3, यहाँ हमें 4 का निकालना है तो R4 निकालेंगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर इंटू R0, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू R0 क्या दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻11। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस हमें कैलकुलेट करना है तो n² R0। R0 क्या है, इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका रेडियस है R0। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है u² sin 2 थीटा बाय में g। तो r मैक्सिमम कब होगा, उसने पूछा है ना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। r मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, 90 डिग्री पे। ठीक है, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सॉरी कितनी होगी, 1 होगी। और वो कब आएगी, जब 2 थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स फॉर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, देखो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन इज सेम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो सेम होगा इनके बीच में। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ही फेम्टोमीटर का होता है। अगर इससे ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हम न्यूक्लियस के बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करता, तो इट विल रैपिडली फॉल टू जीरो। नेक्स्ट है थर्ड, द न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ है कि न्यूक्लियर फोर्स इज मच लेस देन कूलम फोर्स। ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और कूलम फोर्स से उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, विच डायोड इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। सो वोल्टेज रेगुलेटर, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। जीना डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चंस किया भी है। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ गाइंट गैलेक्सी सजेस्टेड बाय हब्बल। हब्बल मैंने अभी बताया था, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैलेक्सीज को कैटेगराइज किया है अलग अलग कैटेगरी में। उन्होंने गाइंट गैलेक्सी के लिए एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कितना दिया है, तो ये आपको लर्न करना है। इट इज़ लेस देन इक्वल टू -20, इतनी वैल्यू इन्होंने बताई है गाइंट गैलेक्सी के मैग्नीट्यूड की। नेक्स्ट है हमारे पास वन टाइप ऑफ नॉर्मल गैलेक्सी। नॉर्मल गैलेक्सी भी मैंने बताया कौन सी होगी, लेंटिकुलर गैलेक्सी, जो हमारी आई के लेंस के शेप की होती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गैलेक्सी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एलईडी। एलईडी के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो देखो फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल सही है। एलईडी हम घरों में यूज़ भी करते हैं, जैसे ही बटन ऑन करते हैं ऑन हो जाती है, तो फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग है, ये सही है, तो ये गलत नहीं है। सेकंड है, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है, कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता, कोई टाइम लैग नहीं होता। फोर्थ, लॉन्ग लाइफ एंड रगनेस, ये भी बिल्कुल सही है, लॉन्ग लाइफ होती है उनकी। थर्ड है, हाई ऑपरेशनल वोल्टेज, तो ये बात गलत है, हाई ऑपरेशनल वोल्टेज नहीं होती है। एलईडी लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसकी जो ऑपरेशनल वोल्टेज होती है वो बहुत कम वोल्ट होती है, बहुत कम वोल्ट यूज़ करती है। और कितनी यूज़ करती है, 1.2 वोल्ट लगभग इसमें यूज़ होती है। ठीक है, 1.2 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग जाती है,
तो हाई ऑपरेशनल वोल्टेज नहीं होती है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है एलईडी के बारे में। शोइंग यू द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, तो ये मैं शो कर रही थी, देखो एलिप्टिकल गैलेक्सीज यहाँ पे हमें शो की हुई है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज का मैंने बताया था E0 से E7 नंबर तक चलता है। देखो E7 कैसे, E0 कैसा है, बिल्कुल सर्कुलर है और धीरे धीरे इसकी शेप चेंज हो रही है और E7 तक आते आते बिल्कुल कैसा हो रहा है, फ्लैटन टाइप का हो जा रहा है। तो ये एलिप्टिकल होती हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल स्पायरल्स होती हैं, कुछ बैड स्पायरल्स होती है। नॉर्मल स्पायरल्स देखो स्पायरल शेप है, ये जो बाहर को ऐसे आ रही हैं इनको बोलते हैं स्पायरल आर्म्स, ठीक है, ये स्पायरल आर्म्स बोलते हैं इनको। धीरे धीरे इसमें जो टाइप्स है एस ए, एस बी, एस सी मैंने टाइप्स बताई थी, तो क्या है इनमें धीरे धीरे जो एस ए टाइप है ये बहुत स्पायरल आर्म्स जो हैं बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, धीरे धीरे जो स्पायरल आर्म्स हैं ये बहुत खुलती जा रही हैं, ठीक है। और ये एक सेंट्रल, ये जो बीच में ब्लैक ब्लैक शो किया हुआ है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल बल्ज। ऐसे नीचे बैड स्पाइरल हैं, इनमें शेप चेंज है, देखो इसकी शेप और इसकी शेप में बहुत फ़र्क है और इसमें भी एक सेंट्रल बल्ज स्पाइरल है, शेप चेंज होती है इन दोनों की। और उसके बाद क्या आती हैं, एक इर्रेगुलर टाइप की गैलेक्सीज आती हैं, देखो ये इर्रेगुलर गैलेक्सीज ये हैं जिनकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। सबसे स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। और सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सीज कौन सी होती हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यू हैव टू लर्न अबाउट इट दिस टॉपिक। So I hope it is clear to you. If you find this video is useful for your future exams, then please don't forget to share it with your friends, so that they can also get benefit from it. And please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.